स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। 5.3 स्टार्ट हो चुका है और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। शो दैट a -4 -7 कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट विथ -1 2, c कोऑर्डिनेट्स आर 8 5 and d with coordinates 5 and -4 are the vertices of a parallelogram। ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होंगे, ये हमें शो करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो वो तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। खैर वो भी रेक्टेंगल में होता है, बट यहाँ पर हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है। यहाँ इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मतलब पैरेललोग्राम होने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो यही है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल। अगर ऐसा होता है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है। क्या ये सब आपने पहले की क्लास में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं, इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन बनेगा वो लाइन पैरेलल होना चाहिए, तभी हम उसको पैरेललोग्राम बोल पाएंगे। और लाइन पैरेलल कब होगा ये समझो आप। देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन हम पैरेलल कब बोलेंगे? अगर उसका स्लोप सेम हो। मतलब मान लो ये एक ऐसा एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे? अगर इनका स्लोप सेम है। वो दिख रहा है हमें। स्लोप मतलब क्या था कि कितना वो बेंड है। अगर सेम स्लोप होगा तभी तो पैरेलल होगा। अगर स्लोप सेम नहीं हुआ फिर तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे आ रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है? स्लोप सेम होना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। और स्लोप अगर सेम हुआ, अपोजिट साइड का स्लोप अगर सेम हुआ, तो हम बोल देंगे कि अपोजिट साइड पैरेलल है और उसके बेस पे उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो ये मैंने पैरेललोग्राम ही बनाया है। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए हमको? -4 -7। बी का कोऑर्डिनेट है -1 2, सी का कोऑर्डिनेट है 8 5 और डी का कोऑर्डिनेट है 5 -4। इसको पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी और बी सी इसका स्लोप सेम हो जाए और ए डी और बी सी इसका स्लोप सेम हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इफ स्लोप ऑफ ए बी is parallel slope of DC and दूसरा क्या होना चाहिए? slope of AD is parallel slope of BC। अगर ऐसा हुआ then given vertices is parallelogram। पैरेललोग्राम्स वर्टाइसेस। अगर स्लोप सेम हुआ तो ये वर्टाइसेस होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो क्या फाइंड करें? पहले स्लोप ऑफ लाइन, कौन से लाइन का? ए बी। ए बी का स्लोप फाइंड करें तो y2 - y1 बाय x2 - x1। ये तो फॉर्मूला है हमारा, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस बेस पे। इसमें से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 हम ले सकते हैं। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। मतलब कोऑर्डिनेट जो होते हैं तो x और y दोनों ही होता है। ऐसा नहीं कि x2 और y1 y2, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? y2, इसको ले लिया है y2 -y1 तो प्लस हो जाएगा बाय x2 -1 +7। क्या किया यहाँ पर? ये y2 -y1 यहाँ पे गड़बड़ हुआ है,
y2 माइनस y1 है तो यहाँ 7 आएगा, और x2 माइनस x1 है तो यहाँ क्या आएगा 4, क्योंकि ये x1 है और ये माइनस, और जो क्वेश्चन में माइनस था फॉर्मूले में वो दोनों मिलके हो गए प्लस। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 8 9 और 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका स्लोप तो आ गया 3। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। नेक्स्ट किसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का हो गया, डीसी का फाइंड करो, स्लोप ऑफ लाइन डीसी। अगेन फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y2 5 माइनस y1 तो प्लस हो जाएगा 4, क्योंकि ये -4 है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x2 8 माइनस x1 इज 5, अगेन 5 प्लस 4 इज 9, 8 माइनस 5 इज 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो दिख रहा है हमें कि AB का स्लोप और DC का स्लोप इक्वल आ गया है। नेक्स्ट हम किसका स्लोप फाइंड कर लें, AD का, तो लिखेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 प्लस 4 बाय -4 -5, तो -7 प्लस 4, देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, -7 प्लस 4 इज -3 और यहाँ आ जाएगा -9, ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया इसका स्लोप। और अभी नेक्स्ट BC का स्लोप देख लेते हैं क्या आता है, स्लोप ऑफ लाइन BC, तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा, ये BC है, y2 2 माइनस 5 बाय -1 -8, तो 2 माइनस 5 इज -3 और ये -9 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया 1/3। तो दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, अपोजिट साइड का स्लोप सेम आ रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको आप 1 और 2 नाम दे दीजिए, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ से क्या मिला हमें, क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम 1 2 3 4, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फ्रॉम 1 2 3 4, क्या देखा हमने 1 2 और 3 4 में, स्लोप ऑफ, क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC, और सिमिलरली स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ऐसा आप लिखेंगे। देयरफॉर ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, ये समझ में आ गया आपको, ये स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC, देयरफॉर AB इज पैरेलल DC, ऐसा हम लिखेंगे। ये लाइन लिखना जरूरी है कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC। और नेक्स्ट में हम फिर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर AD इज पैरेलल BC। और उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आ गया। वैसे इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल भी है जिसमें बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है जैसा मैंने आपको करवाया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टाइप के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया हुआ है, उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसके बाद और भी सारे क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 -1 एंड s कोऑर्डिनेट ऑफ s इज -2k एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड नहीं करना है, स्लोप दिया हुआ है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे,
कभी भी जो चीज आपको दी होती है उसी का फॉर्मूला लगता है, मतलब अगर उसका फॉर्मूला है तो यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है और स्लोप का फॉर्मूला होता है तो हम स्लोप का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, लेट x1 is 1, x2 is -2, y1 is -1 and y2 is k. Then slope of line RS is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। अभी स्लोप तो हमें दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया है -2, तो यहाँ पे -2 रख दो। -2 इज इक्वल टू y2 क्या है k माइनस माइनस प्लस 1, x2 इज -2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया -2 इज इक्वल टू k प्लस 1, -2 माइनस 1 -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू k प्लस 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू k, तो 5 इज इक्वल टू k, ये आ गया 5 इज इक्वल टू k। ये समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड k इफ b के कोऑर्डिनेट क्या है k -5, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 1 and 2 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। यहाँ पर भी हमको स्लोप दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। देखो ये आपकी एक्सरसाइज में काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने हर एक लेक्चर में आपको ये बात बताई हुई है कि मेरा ये चैनल आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए बना हुआ है, तो इसलिए वो क्वेश्चन इजी हो हार्ड हो चाहे वो जैसे भी हो, हम सारे क्वेश्चन मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे इसको, इसके जैसा ही है, बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको स्लोप दिया हुआ है, देखो स्लोप ऑफ लाइन, तो लाइन क्या है BC, लेट x1 इज इक्वल टू k, x2 इज इक्वल टू 1, y1 इज -5 एंड y2 इज 2। तो यहाँ हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, लाइन क्या है BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप है 7 यहाँ लिख देंगे, y2 2, y1 5, x2 1 एंड x2 इज -k। अब क्या होगा, 7 को 1 माइनस k से मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 2 इज 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 माइनस 7k इज इक्वल टू 7। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये -7k इज इक्वल टू 7, ये 7 इधर आ जाएगा, -7 ये कैंसिल, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 0/7। 0/7 मतलब कितना 0, क्योंकि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 आ गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो हम सॉल्व करेंगे और फिर हम जो आपका नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम सेट, वो प्रॉब्लम सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें k फाइंड करना है। इफ PQ इज पैरेलल RS, ये PQ को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन होगा वो, और RS पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन है वो दोनों लाइन कैसे हैं, वो दोनों लाइन है पैरेलल। दोनों लाइन पैरेलल है, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होंगे, अभी हमने देखा था। अब अगर स्लोप इक्वल है तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में आप समझ गए कि कैसे फाइंड करना है, के हमें फाइंड करना है, और ये इन्होंने क्लू दे दिया है कि PQ इज पैरेलल RS। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखें, पैरेलल है मतलब स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि स्लोप अगर इक्वल होगा तभी हम उसको पैरेलल बोल सकते हैं। तो बस वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्लू से। हम क्या लिखेंगे, PQ इज पैरेलल RS गिवन, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो गिवन। तो फिर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1
बाय x2 माइनस x1। अभी y2 क्या है, ये x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो 6 माइनस 4 बाय 3 माइनस 2। 6 माइनस 4 इज 2 एंड 3 माइनस 2 इज 1, मतलब इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ PQ का हो गया RS। स्लोप ऑफ RS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अभी y2 क्या है, यहाँ पर k ले लो, y2 माइनस y1 इज 1, x2 5 माइनस 3, तो कितना आ गया k माइनस 1, 5 माइनस 3 इज 2। इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। तो यहाँ पर ये चीज गिवन है कि PQ इज पैरेलल RS। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। वो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस PQ इज पैरेलल RS, और ये क्या है हमें गिवन, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। ये पैरेलल है, इसकी वजह से हम ये लाइन लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। तो PQ का स्लोप कितना आया था 2, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू RS का स्लोप कितना है k माइनस 1 बाय 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू k माइनस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू आ गया 5। क्लियर हो गया, काफी इजी था। बस आपको ये पैरेलल को देख के समझना है कि अगर पैरेलल दिया है इसका मतलब स्लोप इक्वल होगा, और स्लोप का फॉर्मूला हमें लगाना है। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अभी प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन करेंगे। अभी प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको 4 MCQs दिए हुए हैं, जिसमें से 3 तो मैंने लिखा है, इसके बाद हम 4th भी समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A are 1 and 3, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कैन बी। अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे आप इसको रट के नहीं जा सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही नंबर आए। इसको आप समझो कि कैसे इसका आंसर क्या है, ये D है, कैसे आया। देखो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओके। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि AB, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल में एक लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट क्या है AB। इसका नाम आप A और इसका नाम आप ऐसे B दे सकते हैं। ये B कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि B यही हो, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, AB इस y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, जैसा कि हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि A की जो कोऑर्डिनेट है वो 1 3 है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 3, ऐसा होगा A का कोऑर्डिनेट 1 3 का मतलब क्या हुआ कि x यहाँ पे 1 होना चाहिए और y यहाँ पे 3 होगा। जैसे ये y यहाँ 3 अगर होता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा A, और A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 3। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। अब अगर हम ये सारे ऑप्शन देखें तो मान लो ये अगर हम ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये जो 3 है, 3 मतलब किधर, 1 के बाद इधर किधर 3 होगा, और 1 यहाँ पे ये 1, यानी पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये जो लाइन होगी, मतलब 3 यहाँ रहे और 1 इधर रहे, यहाँ से होती हुई ये जो लाइन, ये तो इस लाइन के बाहर ही निकल गया, वो तो B है ही नहीं। B होने के लिए इस लाइन पे होना चाहिए ना, तभी तो वो लाइन सेगमेंट AB बनेगा। तो इस लाइन पे नहीं है, ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये नहीं हो सकता है। अभी B पॉइंट को देखो, 5 और 3 है, तो 5 भी इधर किधर होगा, मान लो ये 5 है और ये 3 है, मतलब हमें जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा, वो भी हमारे इस A पॉइंट से बहुत दूर चला गया। और अगर मान लो कि मैं AB ऐसा ना ड्रॉ करके ऐसा ड्रॉ कर दूं, तो वो y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। हमें कंडीशन क्या फॉलो करना है कि y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम 3 0 कंसीडर करते हैं, तो 3 यहाँ अगर मान लो है x एक्सिस और 0 यहाँ है, तो अगेन
ये ए से जो लाइन पास होगी ऐसे, बी अगर इस पॉइंट पे होगा तो वो वाई के पैरेलल नहीं हो सकता है। अगर हमने 1 और -3 लिया तो 1 इधर और -3 यहाँ कहीं भी आ सकता है वाई एक्सिस में। ये तो आप जानते हैं कि इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर सारे नेगेटिव होते हैं, तो ऐसा कुछ एक 3 हो सकता है। तो ये हमारा जो इधर आ जाएगा पॉइंट, और ये लाइन इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें बी पॉइंट मिलेगा, और वो जो बी मिलेगा वो वाई का पैरेलल होगा। ये समझ में आया आपको कि बाकी अगर हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करें तो ये सारे पॉइंट जहां पर भी मिल रहे हैं वहां से अगर मैं ए से लाइन ड्रॉ करती हूं तो वो इस वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। इसलिए, और ये वाला जो हमारा लास्ट ऑप्शन था 1 और -3, ये इसी लाइन पे आ रहा है, यहां से हम पास होती हुई एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको पैरेलल बोलेंगे। एक बार मैं वापस समझाती हूँ। देखो, अगर मान लो ये 3-1 पॉइंट लिया, तो 3-1 पॉइंट लिया मतलब x, यहाँ x क्या होना चाहिए 3 और y होना चाहिए 1। तो जैसे मैंने कहा कि ये अगर 1 वाला है तो यहाँ कहीं x 3 हो सकता है और y 1 हो सकता है, तो ये एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा। अब अगर मैं a से ऐसा लाइन ड्रॉ करूं तो ये b तो हो सकता है, बट ये a b इस y एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो हमें पॉइंट ऐसा ढूंढना है b के कोऑर्डिनेट ऐसे ढूंढने हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जब हम वहां से a को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट मिले वो y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और वो हमें कहाँ मिलेगा 1 एंड -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश लाइज टू राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन x एक्सिस। अगेन यहाँ पे मैं ग्राफ बना रही हूँ। राइट ऑन द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, इसको 0 0 से कंसीडर करते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और ओरिजिन से राइट होना चाहिए। x एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट होंगे? x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होंगे जिसका y 0 हो। अब यहाँ पे देखो y 0 तो 2 है, एक ये 2 0 है, एक -2 0 है, तो ये दोनों ही x एक्सिस पे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि x तो 2 है। मान लो यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो 2 ले लिया मैंने, तो मेरा पॉइंट यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे क्या करना है, x एक्सिस पे ही बनाना है। तो x एक्सिस पे ये 2 हो गया, और ये क्या है, ओरिजिन का राइट साइड है। अगर मैंने -2 वाला लिया, ये वाला, तो वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ओरिजिन के राइट साइड में चाहिए पहली बार, और x एक्सिस के ऊपर चाहिए, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट भी राइट साइड में ही आएंगे, बट वो x एक्सिस के ऊपर नहीं आएंगे। समझ में आया? तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये D। अभी क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर से मैं ग्राफ बना के आपको समझाना चाहूंगी। ये x है, ये y है, यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन है। क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट -3 और 4 है। अब देखो, -3 और 4 है, मतलब x क्या है, -3, यानी ये अगर -1, -2, -3 अपन ले लें, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो -3 और 4 कहाँ होगा, -3 ये और 4 ये। पॉइंट हमारा कहीं इधर होना चाहिए। इस पॉइंट से ओरिजिन तक, ये ओरिजिन है, इसको मैं P ले लेती हूँ, और ये ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं। तो मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे OP के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डायग्राम बनाना बिल्कुल भी एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को डायग्राम बना के समझेंगे तो अभी तो वो चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी ही, और ये जो आपको हैबिट लगेगी ये आगे आपको बहुत काम आएगा आगे की क्लास में, जब आप 11th 12th और उससे भी बड़ी क्लास में जाएंगे, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड ही होते हैं। कितने में तो सिर्फ आपको डायग्राम दिया होगा और उसी को देख के आपको सारा कुछ समझना होता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है।
तो यहाँ क्या है देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट हमें यहाँ मिला -3 और 4 कोऑर्डिनेट है फ्रॉम द ऑरिजिन। अब इन दोनों का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगी, P के कोऑर्डिनेट क्या है -3 4, O का कोऑर्डिनेट क्या है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 ही होता है क्योंकि ऑरिजिन पे x और y हमेशा 0 होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, ये डायग्राम आप रफ में चाहे तो बना सकते हैं एग्जाम में भी, और यहाँ हम लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी x2 माइनस x1 यानी 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो किसको हम टिक मार्क करेंगे, इसको, 5 हमारा आंसर है। एमसीक्यूज था तो सॉल्व करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यूज से बाहर आ जाए, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, तब तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन 4 क्या है, अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है वो थोड़ा हम समझेंगे। देखो ये तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये भी एक्स ही होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ सारा नेगेटिव होता है। तो इस तरफ का जो साइड है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे और इस तरफ का जो साइड है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। ये हो गया y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। तो क्या बोल रहा है, अ लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर लाइन हमारी कैसी है, कुछ ऐसी है और वो इधर कहीं पर क्या बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये भी बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा डायग्राम आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। सो द स्लोप ऑफ लाइन इज, तो लाइन का स्लोप कैसा होगा, कितना लाइन बेंड होगा वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसा है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन है और वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसका स्लोप कितना होगा। हमने क्वेश्चन किया हुआ है 5.3 में कि अगर आपको एंगल दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा। बस यहाँ सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, बस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, m इज इक्वल टू tan थीटा। m क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लोप, तो m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर इससे भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5.2 में भी कोलिनियर फाइंड करना है, 5.3 में भी कोलिनियर फाइंड करना है, बट उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करना है। और सॉरी 5.1 में आपने कोलिनियर फाइंड किया है तो वहां हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, और जो 5.3 है उसमें हमने स्लोप के बेस पे कोलिनियर फाइंड किया। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट ये तो आप भी समझ गए होंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला के कंपैरिजन में स्लोप से कोलिनियर फाइंड करना या स्लोप का फॉर्मूला यूज करना इजी है। तो हम यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला यूज करके और इसको कोलिनियर बोलेंगे। कैसे सॉल्व किया था हमने, क्या करेंगे हम, पहले स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप फाइंड कर लो, क्या होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। लेट ले लो यहाँ पे x1 इज 0, x2 इज 1, y1 is 2 and y2 is माइनस 0.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो y2 कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 माइनस y1 यानी 2 बाय x2। x2 कितना है 1 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.5 एंड माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस 2.5
माइनस 2.5 आ गया इसका स्लोप। और BC का स्लोप फाइंड करेंगे अब। स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू कितना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पर भी y2 इज -3, y1 इज 0.5 और x2 इज 2 और x1 इज 1। 0.5 और ये 3, तो 3 ऐसा हम लिखेंगे और उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 इज 5 और ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2.5। और 2.5 किस में आएगा, माइनस में, माइनस 2.5 बाय 1, तो 1 की तो जरूरत ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC सिंस B इज कॉमन पॉइंट, B कॉमन पॉइंट है दोनों में, देयरफॉर ABC इज कोलिनियर, ABC इज कोलिनियर। क्योंकि क्या हो, इससे पहले जो हमने कोलिनियर 5.3 में किया हुआ है तो वहां मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि क्यों ऐसा होगा कि अगर स्लोप सेम है तो वो कोलिनियर होगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। अच्छा, अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और प्रॉब्लम सेट के आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।